Welcome everyone. In this video, we are going to discuss about displacement current, विस्थापन धारा क्या होती है ये। जैसा कि पहले के वीडियो में हम देख चुके हैं कि मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाइड किया था। जो एम्पियर्स लॉ था वो केवल स्टेडी स्टेट कंडीशंस के लिए ही अप्लाई होता था, स्थायी अवस्थाओं के लिए। टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए वो अप्लाई नहीं होता था, समय परिवर्ती क्षेत्रों के लिए। तो मैक्सवेल ने कंडक्शन जो करंट था, चालन धारा, उसके साथ एक और करंट को शामिल किया जिसे कि डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो उसके मॉडिफिकेशन के बाद मैक्सवेल का जो चतुर्थ समीकरण है वो कहलाता है मैक्सवेल्स मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, विस्थापन धारा क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें कंडक्शन करंट क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। द कंडक्शन करंट यानी चालन धारा is the electric current which is actually flows through a conducting medium and obeys the Ohm's law and its vector form is J is equal to sigma I। क्या है चालन धारा? चालन धारा वह विद्युत धारा है जो वास्तव में एक चालक माध्यम में से प्रवाहित होती है और ओम के नियम का पालन करती है। ओम का नियम क्या है? कोई भी कंडक्टर है, अगर उसमें V वोल्टेज अप्लाई करें और उसमें I करंट फ्लो होता है तो V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है। यानी वोल्टेज बढ़ाएं तो करंट भी बढ़ेगा और वोल्टेज कम करें तो करंट भी कम होगा। तो V इज इक्वल टू आर आई, आर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, चालक का प्रतिरोध। लेकिन इसको दूसरे रूप में लिखें, वेक्टर फॉर्म में लिखें, सदिश रूप में लिखें तो ये हो जाएगा J इज इक्वल टू सिग्मा I, where J represents the conduction current density। J क्या है? चालन धारा घनत्व, यानी करंट पर यूनिट एरिया, धारा प्रति इकाई क्षेत्रफल। सिग्मा रिप्रेजेंट्स द कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम, जो माध्यम है, जो कंडक्टर है, चालक, उसकी चालकता को निरूपित करता है। एंड E रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बट द डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट, लेकिन विस्थापन धारा कौन सी धारा होती है? विच इज सेटअप इन ए डाइलेक्ट्रिक, जो कि एक पराविद्युत माध्यम में स्थापित होती है। किसके कारण? ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इट इज अप्लाइड अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक। यानी हम किसी डाइलेक्ट्रिक को लेते हैं, परावैद्युत माध्यम को लेते हैं, उसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, विद्युत क्षेत्र लगाते हैं। अगर वो विद्युत क्षेत्र परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो जिसके कारण जो डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर जो प्रेरित आवेश है उसमें वेरिएशन होगा, उसमें परिवर्तन होगा। तो इसके कारण उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो धारा स्थापित होती है, जो धारा उसमें से प्रवाहित होती है, वो कहलाती है विस्थापन धारा। उसमें किसी प्रकार का आवेश प्रवाह नहीं होता, चार्ज का फ्लो नहीं होता है, जैसा कि कंडक्शन करंट में होता है। ये आवेश प्रवाह के कारण होती है, चार्ज फ्लो होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल्स हो, लेकिन इसके अंदर किसी प्रकार के चार्ज कैरियर्स का फ्लो नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, अब किरचॉफ लॉ के अनुसार क्या है? किरचॉफ्स का कौन से लॉ की बात कर रहे हैं हम? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का धारा नियम। द सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स ए जंक्शन, कोई भी संधि ले लें अपन, उस संधि की ओर जाने वाली धाराओं का कुल योग, यानी बहुत सारी शाखाएं उससे जुड़ी हुई है, बहुत सारी ब्रांचेस, तो उन ब्रांचेस से करंट उसकी ओर जा रही है, तो उनका सम लें, is equal to the sum of currents flowing away from the junction।
यानी जो धाराएं उस जंक्शन की ओर जा रही है उनका योग उस जंक्शन से, उस संधि से बाहर की ओर प्रवाहित होने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ्स करंट लॉ है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप सभी जानते हैं। बट दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ए कैपेसिटर। लेकिन ये लॉ जो है, ये जो नियम है, किसी संधारित्र के लिए लागू नहीं होता। विच इज चार्जिंग, जो कि आवेशित हो रहा है। तो एक संधारित्र है जो कि आवेशित हो रहा है, उस पर यह नियम लागू नहीं होता है। बिकॉज द कंडक्शन करंट IC is entering into one plate A of the capacitor but no current is emerging out from it। कैसे लागू नहीं होता? जैसे ये A प्लेट है और ये दूसरी B प्लेट है, तो इस A प्लेट के अंदर एक कंडक्शन करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ से कोई कंडक्शन करंट बाहर नहीं आ रहा है। Also the conduction current IC is emerging out of the plate B of the capacitor but no current is entering into it। साथ ही बी प्लेट की बात करें, इससे कंडक्शन करंट IC बाहर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई कंडक्शन करंट अंदर नहीं जा रहा है इस प्लेट के अंदर। तो यहाँ किरचॉफ्स लॉ यहाँ पे भी लागू नहीं हो रहा और यहाँ पर भी लागू नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, व्हेन ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड, अब मैक्सवेल के अनुसार क्या है, जब एक संधारित्र को आवेशित करते हैं, then the charge on the plates of the capacitor increases gradually। तो कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो चार्ज होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। विथ इंक्रीज इन चार्ज, इस आवेश में वृद्धि के साथ क्या होगा, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आल्सो इंक्रीजेज। इस पर भी अगर चार्ज होगा, इस पर भी चार्ज होगा, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो दोनों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हो जाएगा, विभवांतर स्थापित हो जाएगा, जिसके कारण दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जो कि यूनिफॉर्म होगा, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की ओर होगी। तो सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड समान होगा। हम यहाँ क्या कह रहे हैं, इस कैपेसिटर को धीरे धीरे हम चार्ज करते हैं, आवेश बढ़ाते जाते हैं, तो चार्ज बढ़ने के साथ पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी बढ़ता जाएगा। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज, यानी आवेश में वृद्धि की दर या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि की दर किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन द कंडक्शन करंट, चालन धारा पर निर्भर करती है। ये जो चालन धारा है, कंडक्शन करंट इस प्लेट पर आ रही है, उसका मान जिस प्रकार, जिस अनुपात में बढ़ेगा, उसी अनुपात में इस पर चार्ज बढ़ेगा और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा। तो अभी हमने बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसमें चार्ज का फ्लो नहीं होता, वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, उसके कारण फ्लो होती है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, विद्युत क्षेत्र में की तीव्रता में परिवर्तन हो रहा है, तो इसके अंदर यहाँ से यहाँ करंट फ्लो होगा, जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाएगा। Thus Maxwell related the rate of increase of the intensity of electric field with an equivalent current density। यानी मैक्सवेल ने क्या किया, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि की दर है उसको समतुल्य धारा घनत्व से संबंधित किया। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि की दर जो होगी उसके कारण इसमें धारा घनत्व जो होगा वो कंडक्शन से रिलेटेड नहीं होगा, उसको उसने डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का, विस्थापन धारा घनत्व कहा। लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। मान लेते हैं कि कैपेसिटर की प्रत्येक प्लेट में जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, यानी दोनों प्लेट्स पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक समान रूप से वितरित होता है। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होता है। हम चार्ज डेंसिटी दोनों पर मान लें सिग्मा है। देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाय, तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच
जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मान लेते हैं किसी क्षण एट एनी मोमेंट उस पर चार्ज Q है कैपेसिटर की प्लेट पर, एक पर प्लस Q है, दूसरे पर माइनस Q है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, प्लेटों का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो A है। तो सिग्मा जो होगा चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q अपॉन A। तो A is the cross sectional area of the plates and Q is the charge on the two plates which is uniformly distributed. Let in time dt there is increase in charge of dq on the plates। अब समय गुजरता है तो dt समय में मान लेते हैं कि दोनों प्लेट पर dq चार्ज बढ़ जाता है, एंड एज ए रिजल्ट dE इज द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी जैसे अपन ने बताया था कि चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, तो dE जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। देन तो इससे हो जाएगा dE इजिकल टू dQ अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अब हम जानते हैं I जो होता है, I इजिकल टू होता है dQ अपॉन dt, तो dQ हो जाएगा I dt, तो dE का मान हो जाएगा I dt अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि की दर हो जाएगी dE अपॉन dt, dt इधर ले आएंगे, I इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट A। If we define the equivalent current density JD in such a way that, यदि हम समतुल्य धारा घनत्व JD को इस प्रकार परिभाषित करें कि JD इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट DE अपॉन DT, तो क्या हो जाएगा? देन द टोटल इक्विवेलेंट करंट ID, तो कुल समतुल्य धारा ID जो होगी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, दोनों संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच जो कुल समतुल्य धारा होगी वो हो जाएगी ID इजिकल टू JDA। जैसे हम जानते हैं J होता है करंट अपॉन एरिया, तो करंट हो जाएगा करंट डेंसिटी इंटू एरिया, तो JD इंटू A। 4 और 5 से लें, फ्रॉम 4 and 5, ये दोनों इक्वेशन है, JD का मान इसमें रखें, तो ये हो जाएगा ID इजिकल टू JDA इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट DE अपॉन DT इंटू A। अब थर्ड इक्वेशन जो थी हमने dE बाई dt की, तो उससे मान इसमें रखेंगे। एलिमिनेटिंग dE बाई dt फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6 वी गेट, समीकरण 6 से dE बाई dt को एलिमिनेट कर दें तो ID इजिकल टू हो जाएगा I, यानी जो कंडक्शन करंट थी, जो चालन धारा थी, और जो संधारित्र की प्लेटों के बीच करंट फ्लो हो रहा है ID, दोनों समान होगी। यानी संधारित्र की प्लेटों के बीच जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा, आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा, लेकिन उसके अंदर फिर भी एक करंट फ्लो हो रहा है। वो जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हमने डिस्प्लेसमेंट करंट कहा है, विस्थापन धारा कहा है, और उसका मान किसके बराबर होगा? बाहर जो कंडक्शन करंट फ्लो हो रहा है, चालन धारा प्रवाहित हो रही है, उसके बराबर होगा। अब इसको डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों कहा? सबसे पहले विस्थापन धारा नाम क्यों दिया, कुछ और नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसके अंदर जो टर्म आ रही है एप्सिलॉन नॉट DE बाई DT, ये है JD। ID अगर डिस्प्लेसमेंट करंट है तो JD होगा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, विस्थापन धारा घनत्व। एप्सिलॉन नॉट को अगर अपन अंदर ले लें तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट E, और एप्सिलॉन नॉट E होता है D, तो ये हो जाएगा D कैपिटल D अपॉन DT। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विद्युत विस्थापन सदिश में परिवर्तन की दर। तो विद्युत विस्थापन सदिश आ रहा है यहाँ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसलिए इसको हमने डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कहा है, और करंट को कहा है डिस्प्लेसमेंट करंट। थैंक यू।